हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी में ये चैप्टर 6 है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस बहुत ही एक बेसिक सा चैप्टर है जिसके बारे में बच्चों को पहले से कुछ चीज़ें मालूम होती हैं। तो आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं और आप सभी लोग अपने नोट्स निकालकर इसको पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपको उसी को अपने नोटबुक में लिखना है। और पहले जब पूरा लिख जाए तब मैं इसको एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आप उसको समझ लीजिएगा। ओके, या आप ये भी कर सकते हैं कि सेगमेंट वाइज इसको नोट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे अपने कंफर्टेबलनेस के हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए जी, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस जो है, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जितने भी बॉडी फंक्शंस करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होना और साथ ही साथ जो बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं वो, रेस्पायरेशन, उस खाने से एनर्जी मिलना, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना, एंड देन एक्सक्रीशन, वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना। तो ये 4 प्रोसेस हैं जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें कई बच्चों को डाउट होता है कि सर हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो आंसर है नो, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी नहीं है। उनको जिंदा रहने के लिए सिर्फ ये 4 चीज़ ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है, ना कि जिंदा रहने के लिए। चलिए, तो इसके बाद चैप्टर का अगला जो पार्ट है वो है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना जी। तो न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड इन द फूड असेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ, प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स etc। तो हमारे फूड में प्रेजेंट वो कंपाउंड्स जो हमें लाइफ, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, जो टिश्यूज़ हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयरिंग करने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, और ये क्या क्या होते हैं पता होगा आपको? प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आपको पहले से नॉलेज होगा। क्या बोलते हैं उनको? हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, राइट। इसके बाद जो अगला इसका डेफिनेशन है वो है कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो अभी हम इसमें सबसे पहला लाइफ प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से। वो कहता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना, एंड यूटिलाइजेज देम टू ऑब्टेन एनर्जी, और उसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। साथ ही साथ बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यूज़ को बिल्ड करने के लिए भी, और टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट को इनटेक करके उसका लाभ लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है जी। चलिए, अब जो ये न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा है, तो उसको हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, है ना जी। तो इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का जो पहला मोड है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में अभी, है ना। तो क्या लिखा हुआ है ये? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ये? तो इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स obtained from inorganic sources in the form of CO2 and H2O। ठीक है, तो सुन के आज अच्छा लगा, आपको याद भी यही करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करे? सिंपल फूड मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है अपना खाना बनाने के लिए, जो कहाँ से उसको मिलता है? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। देखो 2 सोर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर्ड में ऑर्गेन छुपा हुआ है, मतलब वो लिविंग से रिलेटेड होता है ना। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जो नॉन लिविंग से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि CO2 और H2O क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग है ना। अगर CO2 थोड़ी ना लिविंग होता है, ये तो कॉमन सी बात है। कंपाउंड कैसे लिविंग हो जाएगा? आयरन थोड़ी ना लिविंग है। ठीक है, तो CO2 और H2O ये क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म
क्या करे, अपना खाना बनाए, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, तो 2 डेफिनेशन हमारे यहाँ पर कवर अप हो गए। चलिए, अब इसमें हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इस काम को करे, आपको सबको पता है कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स को स्टडी करने के लिए हमने एक प्रोसेस को रखा है, क्या नाम है उसका, फोटोसिंथेसिस, है ना जी। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, तो क्लास 6 में जो डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, जो 7 में पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा हट के कुछ नया डेफिनेशन सीखते हैं हम लोग इसका, है ना जी। चलिए, तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज, मतलब क्या होता है, बनाना, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। प्लांट्स का ग्रीन पार्ट बनाता है, क्या बनाता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है। किसके हेल्प से, CO2 और H2O के हेल्प से। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको इसका रिएक्शन याद रखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, CO2 मिला, H2O मिला, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बन गया, ये ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, और ये क्या बन गया, वाटर, और यहाँ क्या, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। यहाँ पर ये बैलेंसिंग करने के लिए 6, 12, 6 और 6 लिखा हुआ है। तो बैलेंसिंग का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, देखो जब भी कभी फोटोसिंथेसिस आप लिखेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये रिएक्शन जो है वो याद करना ही पड़ेगा। तो इसको आप एक सेट में याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें थोड़ा और डिटेल समझते हैं क्या, कि ये जो ग्लूकोज बनता है इसके अलग अलग नाम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये नाम क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये जो ग्लूकोज बना, तो प्लांट्स जिसको इस्तेमाल करेगी क्या बोल देंगे उसको हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स। ये बन गया ना ग्लूकोज, ये उसी के फॉर्म में अलग अलग, है ना। तो प्लांट जिसका इस्तेमाल करेगी उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। इसी ग्लूकोज का, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट। ये रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है ताकि प्लांट उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। ये ग्लूकोज हो गया, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट ने तुरंत इस्तेमाल कर लिया। कुछ पार्ट जो है प्लांट रख लेता है फ्यूचर के लिए कि इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, और तब इसका नाम क्या हो जाता है, स्टार्च हो जाता है। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी का एक रूप है। तो ये 4 नाम हो गए अलग अलग। क्या क्या नाम हो गए, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज किसने बनाया, प्लांट ने बनाया। कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने तुरंत इस्तेमाल कर लिया। स्टार्च प्लांट ने फ्यूचर यूज़ के लिए रख लिया। और बाद में क्या हुआ, ग्लाइकोजन जो है प्लांट का जो पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं ना अपने लिए, एनिमल्स, यूज बाय एनिमल्स, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 नाम आपको यहाँ मैंने समझा दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन से बनता है कि एक्सप्लेन द मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में 3 मेजर इवेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। ठीक है जी, तो पहली बात, एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का। कौन करता है एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन करता है क्लोरोफिल, किसका, लाइट एनर्जी का। जो सनलाइट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अवेलेबल होता है उसको क्लोरोफिल जो कि लीफ में है वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ओके, चलिए, अब क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। किसका कन्वर्जन हुआ, लाइट एनर्जी का, है ना, जो एब्जॉर्ब हुआ लाइट एनर्जी ना, उस लाइट एनर्जी का क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। किस में कन्वर्जन हुआ, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। जो लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया विद द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, आज वो कन्वर्जन में किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो गया, और उससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो रूट से प्लांट रिसीव करता है H2O, वो इसी एनर्जी के हेल्प से 2 पार्ट में टूट जाता है, H2 में और O2 में। दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। पर ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2, टूट गया। अब थर्ड जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन होगा, CO2 का। किस में होगा, कार्बोहाइड्रेट में। तो CO2 का रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन क्या हो जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए।
तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब अगर आप CO2 और इसमें कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर C है O है, C है O है, और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो गया। तो CO2 से अगर कोई चीज़ ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया है तो पक्का वो हाइड्रोजन के ऐड होने के बाद ही कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। किसका रिडक्शन, CO2 का, किस में, कार्बोहाइड्रेट में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स में ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब आते हैं हम लोग लीफ के पार्ट को समझते हैं। तो लीफ का क्रॉस सेक्शन, तो पहली बात ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये एक शीट है हमारे पास, तो इसका जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसको जूम करके हम देखते हैं, अब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो इसको जूम करके देखते हैं इस वाले हिस्से को, सिर्फ इतने वाले हिस्से को, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ बोलते हैं, ठीक है जी। तो लीफ का जो क्रॉस सेक्शन होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो इसमें होता है वो होता है एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस, है ना जी। क्या होता है एपिडर्मिस, तो ये आउटर मोस्ट 1 सेल थिक लेयर होता है। मतलब क्या कि ये लीफ का सबसे ऊपर का हिस्सा, जो बाहरी जो कवरिंग होती है ना लीफ की, वो होता है ये, और ये मात्र 1 सेल थिक होता है। 1 सेल का जो थिकनेस होगा इतना ही पतला, एक जो कहते हैं ना इसके, जैसे हमारे ऊपर स्किन है ना, इस तरीके से, जैसे मोबाइल में लगाते हैं ना, जैसे कवर लगाते हैं इस तरीके से, है ना, तो उस तरीके से ये लीफ का क्या है, कवर होता है एपिडर्मिस, ठीक है जी। तो आउटर मोस्ट 1 सेल थिक लेयर ऑफ लीफ होता है ये। अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एपिडर्मिस जो पार्ट है इसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में जो एपिडर्मिस पार्ट है, इसके 2 और पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, है ना जी। चलिए, तो अब हम इसके आगे बात करेंगे। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बारे में। तो ध्यान से देखिए, अपर एपिडर्मिस जो होता है उसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। वो क्या है, डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और साथ ही करता क्या है, प्रिवेंट वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। जैसे कि ये लीफ हो गया ना, तो ये हो गया इसका अपर एपिडर्मिस, और ये क्या हो गया इसका लोअर एपिडर्मिस, है ना, बाहरी कवरिंग बोला था मैंने आपको। तो जो अपर एपिडर्मिस होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है, तो ये इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर लॉस ज़्यादा ना हो जाए लीफ के अंदर, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर लाइन से बन सकता है, तो उसके लिए हर एक लाइन को अच्छे से समझना है आपको। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पे, लोअर एपिडर्मिस में। तो जब हम लोअर एपिडर्मिस में आएंगे तो हम देखेंगे कि लोअर एपिडर्मिस कंटेन्स स्टोमेटा दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, वो लोअर एपिडर्मिस से ही होता है, जहाँ पर स्टोमेटा होता है। चलिए, तो ये इसका हो गया पहला पार्ट, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ था, इसका पहला पार्ट था एपिडर्मिस, उसके 2 पार्ट, अपर और लोअर। चलिए, अब आते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के दूसरे पार्ट पे, जो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, तो ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, जिनका काम है गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करना, दैट इज स्टोमेटा। अब आते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के तीसरे पार्ट में, जिसका नाम है गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं बीन शेप के होते हैं। तो बीन शेप कैसा हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से गार्ड सेल्स आपके बीन शेप्ड होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये गार्ड सेल्स हैं, बीन शेप्ड सेल दैट फ्रेम द स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, यही क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है। और स्टोमेटल ओपनिंग को बनाने का काम कौन करता है, ये गार्ड सेल्स साइड से करते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इनमें सेल वॉल भी होता है। इन्हीं के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिख जाएगा, ओके। चलिए, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे कि भाई ये गार्ड सेल का फंक्शन क्या है। तो गार्ड सेल जो हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं,
जस्ट आगे लिखा हुआ है, तो बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, उनमें कितना वाटर है उसको बदल के, कम वाटर ज़्यादा वाटर, वाटर को इनटेक कर लिया। इसका समझिए मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये गार्ड सेल्स हैं, है ना, मान लीजिए ये एक गार्ड सेल है, एक ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये क्या करता है, जब वाटर को इनटेक कर लेगा, जब वाटर को बाहर से एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये फूल जाएगा, ऐसे कहते हैं ना स्वैलो हो जाना, तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्टोमेटा का ओपनिंग दिखना चालू हो जाएगा, देख रहे हैं। तो वही लिखा है, बाय चेंजिंग द अमाउंट वाटर इन देम व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड स्टोमेटा ओपन्स। देखो ये गार्ड सेल्स है ना, ये दोनों, इसमें क्या हुआ, बाहर से इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया, टर्जिड हो गया। अब टर्जिड इसी को बोलते हैं, ऐसे हो गया तो क्या होगा, ये स्वेलो हो जाएगा और ये जगह खुल जाएगा, किसके लिए, स्टोमेटा के लिए। एंड व्हेन गार्ड सेल लूजेज वाटर श्रिंक, जैसे कि अब क्या करेगा, ये पानी को रिलीज कर देगा, तो पानी रिलीज किया तो सिकुड़ के बंद हो गया, ऐसा हो गया। तो पानी इनटेक कर लिया तो ऐसा खुल गया, स्टोमेटा दिखना शुरू हो गया, और जैसे पानी को फेंक दिया अगल बगल जो है, तो ये श्रिंक हो गया, सिकुड़ के छोटा हो गया, ऐसे स्टोमेटा जो है बंद हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन गार्ड सेल्स टर्जिड तो स्टोमेटा ओपन्स, एंड व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर द स्टोमेटा क्लोजेस। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स जो हैं वह स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं जी। ओके स्टूडेंट, तो सामने आपके यहाँ पर लीफ का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो ऊपर मिडरिव, लैमिना, जिसको हम प्लेन शीट को लैमिना बोलते हैं, वीन्स बने हुए हैं, और यहाँ पर जो इसको जूम करके जो नीचे डायग्राम बनाया गया है, यही है क्रॉस सेक्शन। इसमें देखेंगे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, फिर आपको वहाँ बीच में एयर स्पेसेस दिख रहे होंगे, फिर और नीचे आएंगे तो आपको गार्ड सेल्स मिलेगा। ये लोअर एपिडर्मिस हो गया सबसे लोएस्ट पार्ट में, और ऊपर क्या अपर एपिडर्मिस हो गया, और इसी बीच में यहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं, और यही गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा को खुलने में और बंद होने में हेल्प करते हैं। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो ये है कि कंडीशंस क्या नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वो है सनलाइट और क्लोरोफिल। ये कंडीशन है एक्चुअली, कि ये माहौल होगा तभी फोटोसिंथेसिस, कहते हैं ना माहौल बनाना, कंडीशन होना। एक होता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो अगला टॉपिक है, ये क्या है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ समझिए, अगर कंडीशन पूछता है एग्जाम में तो यही लिख के आएंगे, ऐसा नहीं सब लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशंस में पहला चाहिए सनलाइट। अब सनलाइट कैसे अफेक्ट करता है इसको ध्यान से समझिए। कहता क्या है कि इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन, कितना सनलाइट आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, कितनी देर तक आ रहा है, इससे भी फोटोसिंथेसिस के रेट पे असर पड़ता है कि कितनी देर तक लाइट रहा है। ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि सनलाइट 13-13, 14 घंटे रहता है, 18 घंटे रहता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जितने भी जो प्लांट्स हैं वो अपना जब प्रोडक्ट देते हैं तो वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंट्रीज़। तो सनलाइट कितनी देर तक है, इस पर काफ़ी असर पड़ता है प्लांट के प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पे, वो है क्लोरोफिल। इसका काम क्या है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और ये होता क्या है, इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और इसका काम क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक पे, वो है रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, CO2 चाहिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो छोटे छोटे जो पोर्स हैं लीफ पे, सरफेस ऑफ स्टेम के, लीफ के, रूट्स में, इन सभी जगहों से गैसियस एक्सचेंज होकर ये CO2 प्लांट में आ जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है वाटर। तो वाटर कहाँ से आता है, तो ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, कहाँ से, सॉइल से, और जाइलम की मदद से उसको वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नंबर 3 पे है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम। ये जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी प्लांट को चाहिए। तो वो भी जो है रूट ही जो है वाटर के डिजॉल्व फॉर्म में जो है उसको लेके वो पहुंचा देता है प्लांट को। तो ये 3 चीज़ें चाहिए प्लांट को रॉ मटेरियल्स के रूप में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके जी, तो यहाँ जाके हमारा जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है ये, तो इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है वो, ठीक है। अब इसके 3 टाइप होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? पहला होता है होलोजोइक, मतलब क्या? होल मतलब पूरा खा लो और पचाओ धीरे धीरे। तो हम लोग वही तो करते हैं, हम लोग पूरा खाना खा लेते हैं फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स टेकन इन, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को हम इनटेक करते हैं एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, फिर उसको सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो बॉडी में सॉल्युबल हो सके उसमें उसको तोड़ दिया जाता है, जो मैं बताऊंगा आपको आगे। इसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन करता है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तीन जानते हैं आप, जो सिर्फ हर्ब्स खाए, प्लांट खाए हर्बीवोरस, जो सिर्फ मीट मांस खाए वो हो गया आपका एनिमल्स को खाए हो गया कार्निवोरस, और जो दोनों खाए वो क्या बोलते हैं? उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ये जितने भी ये तीनों नाम हैं ये ओवरऑल होलोजोइक करते हैं, मतलब क्या? पूरा खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करता है किस पे? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया? लिविंग हो गया, है ना। तो जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डेड हो गया, जैसे कोई प्लांट डेड हो गया या कोई एनिमल डेड हो गया, तो उसके बॉडी पे जो है धीरे धीरे वो जो सेप्रोफाइट्स हैं, क्या बोलेंगे उसको? सेप्रोफाइट्स, वो उस पर एक्ट करते हैं और उसको अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, और इसका नाम क्या है? फंगाई। तो फंगाई इज अ सेप्रोफाइट एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट ओबेज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं थर्ड और लास्ट टाइप किसका? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो एक ही डेफिनेशन है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है उसमें, कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ये पीछे एडजस्ट कर लेना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म आई लीव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी, या तो उसके बॉडी पर रहे, या तो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहे, या उसके बॉडी के अंदर वो रहना शुरू करे और अपना न्यूट्रिशन उसी से ले, है ना। तो जिससे ले उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो कि मच्छर है, अब हम यहाँ पे हैं, अब मच्छर आके हमको यहाँ काटा है, खून पी के गया ये मेरा यहाँ से, तो हम क्या हो गए? उसके लिए होस्ट हो गए, और वो क्या हो गया? वो हो गया पैरासाइट। लेकिन इससे देखिए अगला लाइन क्या लिखा हुआ? विदाउट किलिंग देम, हमको थोड़ा ना मार दिया वो, ठीक है। तो मच्छर आया, जो भी आया, वो हमको यहाँ से क्या कि अब मेरे बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेके चला गया, लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुँचाया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे टाइगर आया, अब डियर को मार के खा गया, तो वो थोड़ा पैरासाइटिक बोलेंगे, वो तो उसको जान से ही मार दिया, है ना। यहाँ क्या कह रहा है कि वो सिर्फ अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है, या तो उसके बॉडी पे रहेगा, होस्ट के बॉडी पे रहेगा, या बॉडी के अंदर रहेगा, लेकिन उसको जान से नहीं मारेगा उसको, तो बिना किलिंग, है ना, विदाउट किलिंग देम। और इसका एग्जाम्पल क्या? प्लाज्मोडियम लाइस, है ना। तो ये आपका हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ओके।